हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो अब तक हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स देख लिए, क्या होता है जावास्क्रिप्ट, कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं। तो आगे बढ़ेंगे और अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर मूव करने वाले हैं। और अगर आपने आज दिन तक कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो इस कोर्स के माध्यम से हम बच्चे को प्रोग्रामिंग सिखा देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रोग्रामिंग होती क्या है और फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें इस वीडियो के अंदर हम डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जब भी हमको रेसिपी लिखनी होती है कुछ खाना बनाने के लिए तो हम ह्यूमन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इंग्लिश हिंदी कुछ इस प्रकार से। लेकिन अगर हमको कंप्यूटर में कोई रेसिपी यानी कोड लिखना होता है तब हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और यहाँ पर भी जैसे हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस अलग अलग तरह की होती है, उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अलग अलग तरह की होती है। तो मान लो आपको कुछ बीट करना है, जब तक वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए तो इसको आप लूप कहोगे, क्योंकि आपको वो चीज़ करते रहनी है जब तक एक कंडीशन तक आप ना पहुंच जाओ। तो अब यार आपको आइडिया लग चुका होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स से और फिर हम डेटा टाइप्स वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको जावा, सी या सी प्लस प्लस जैसी कोई भी लैंग्वेज आती है तो जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स एकदम सिमिलर उनके जैसा ही है। और ये भी यार केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब आप अपने वेरिएबल्स को कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों में यूज़ कर सकते हो। और साथ में इसमें यूनिकोड कैरेक्टर सेट भी सपोर्टेड है, तो आप जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपको जावा, सी प्लस प्लस में याद हो तो हम सेमीकोलंस का यूज़ करते हैं अपने स्टेटमेंट्स यानी हर इंस्ट्रक्शन को सेपरेट करने के लिए। तो उसी तरह से यार जावास्क्रिप्ट में भी हम सेमीकोलंस का यूज़ कर रहे होंगे अगर हम मल्टी लाइन का कोड लिख रहे हैं तो। वरना भी अगर आप सिंगल लाइन के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो तो आप सेमीकोलन ना भी लगाए तो चलता है, लेकिन अगर आप मल्टी लाइन का कोई स्टेटमेंट लिख रहे हो तो सेमीकोलन का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो, मतलब कोई भी एक सेट ऑफ रूल लिख रहे हो, तो आगे उसको एंड में सेमीकोलन से एंड कर लीजिए। अब सिंटैक्स के अंदर हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे कमेंट्स। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जैसे हम कमेंट्स लिखते हैं, सेम यहाँ पर भी हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले दो स्लैश लगाएंगे सिंगल वन लाइन कमेंट के लिए और फिर हमारा कमेंट लिख रहे होंगे। और अगर हमको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो स्लैश फिर स्टार, और जितनी भी आपको लाइन्स लिखनी है हर लाइन पे आप स्टार लगाइए और फिर वापस एंड करते वक्त स्टार और स्लैश। ठीक है। तो हर लाइन में हम हमारा कमेंट लिख रहे होंगे। और कमेंट्स को बेसिकली यार हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो इग्नोर करती है। तो उस लाइन के अंदर आप जो कुछ लिखने वाले हो वो इग्नोर होगा एक वाइट स्पेस की तरह, मतलब खाली जगह की तरह। अब डेटा टाइप समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जावास्क्रिप्ट एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो सी, सी प्लस प्लस, जावा अगर आपने पढ़ी हो तो उसके अंदर हम हर वेरिएबल के आगे उसका डेटा टाइप लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें इंटीजर जो कि नंबर्स होते हैं तो वो बनाने होते हैं तो हम लिखते हैं इंट, फिर वेरिएबल का नाम और फिर हमारा जो भी वैल्यू होता है, और उसके अंदर आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको स्ट्रिंग बनानी होगी तो आप लिखोगे स्ट्रिंग, फिर वेरिएबल का नाम और फिर उसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू। लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका कीवर्ड एक ही रहने वाला है और आपका जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है। और जावास्क्रिप्ट खुद समझ जाता है कि कौन सी वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो वेरिएबल का टाइप है, डेटा टाइप, वो चेंज कर लेता है। तो इस चीज को हम कहते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। अब फिर से आते हैं डेटा टाइप्स के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो प्रिमिटिव और दूसरे यूजर डिफाइंड। तो एक एक करके सबको हम देखते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप हम देखने वाले हैं प्रिमिटिव ही है और ये है बूलियन। तो बूलियन के अंदर बेसिकली हम, जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जितनी भी हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो 0 या 1 में बात करती है, तो बस इसी चीज को हम यहाँ पे यूज में ले रहे होंगे। बूलियन के अंदर हम स्टोर करवाते हैं ट्रू या फॉल्स, या फिर आप कह सकते हो 0 या 1। तो जब भी आपको कोई चेक लगाना हो तो आप ट्रू या फॉल्स को स्टोर करवा सकते हो किसी वेरिएबल के अंदर और फिर उससे चेक लगवा सकते हो कि क्या ये चीज़ ट्रू है या नहीं है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करेंगे डेटा टाइप बूलियन का। अब दूसरा डेटा टाइप यहाँ पे है अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड कब यूज़ आता है, तो जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे लेकिन उसकी वैल्यू को आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वो खाली वेरिएबल होने वाला है और इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। और अनडिफाइंड
ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अनडिफाइंड का मतलब है उसमें कोई तरह की वैल्यू नहीं है, वो एक खाली प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रिंग। तो बेसिकली यार हम सीक्वेंस में कोई कैरेक्टर्स को स्टोर करवाते हैं, तो हमारी जितनी भी टेक्स्ट वैल्यू है उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कहेंगे। फिर आता है नल डेटा टाइप। तो इसके अंदर बेसिकली एक ही वैल्यू आएगी, नल। और इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं जो कि अभी या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है या फिर इनवैलिड है, ठीक है। फिर आता है नंबर डेटा टाइप, और इससे आपको पता चल रहा होगा इसके अंदर हम नंबर स्टोर करवा सकते हैं, और नंबर की यहाँ पे वैल्यू होगी 2:53 तक की। तो इससे ऊपर की वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो। साथ में इसके अंदर 3 सिंबॉलिक वैल्यूज भी हम स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और NaN। और इन्फिनिटी से यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हम इनफाइनाइट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और NaN से यहाँ पे मतलब है कि ये एक नंबर नहीं है, और मोस्टली ये आपको एरर दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। अब बात करें अगर हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस की बात हो रही होगी, और इनके बारे में हम डीपली बाद में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट्स को आप मान सकते हो कुछ ऐसे कंटेनर्स जिसके अंदर हम और अलग अलग तरह के फंक्शंस या फिर अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप इसको एक ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, और फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इनको आप एक स्क्रिप्ट ऑफ प्रोसीजर समझ सकते हो, जिसको आप कॉल कर सकते हो, और अलग अलग जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम एक बार डेटा टाइप्स को यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं VS कोड खोल चुका हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना देते हैं। वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ बूल, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं ट्रू, ठीक है। अब इसका हम डेटा टाइप चेक करने के लिए एक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है टाइप ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप ऑफ लिख रहा हूँ, और टाइप ऑफ के अंदर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा। अब इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो इसका आउटपुट यहाँ पे बूलियन दिख रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप आउटपुट चेक कर सकते हो हर वेरिएबल का, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे नंबर का। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, और फिर हम चेक करते हैं इसका डेटा टाइप। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग के अंदर नम लिख देता हूँ बूल की जगह, ठीक है। और फिर सेव करते हैं, और एक बार फिर से यहाँ पे डेटा टाइप चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर हमको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके आगे कोटेशन मार्क्स लगा दिए, और फिर सेव करते हैं, और मैंने वेरिएबल का नाम सेम रखा है, आप चाहो तो बदल सकते हो, ठीक है। और फिर अगर हम इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग हमारा यहाँ पे इसमें आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट डेटा टाइप है नल। तो नल के अंदर खाली एक ही वैल्यू होती है, नल वैल्यू, है ना। तो एक बार यहाँ पे नल लिखते हैं, सेव करते हैं, और अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यार नल हमेशा किसी भी इनवैलिड या नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब भी आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना दोगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है या फिर वो इनवैलिड है, तब आपको एरर में ये वैल्यू शो हो रही होगी। फिर हम अनडिफाइंड का यूज़ करके देख लेते हैं। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? तो बेसिकली जब भी आप कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हो, तब उसकी जो ऑब्जेक्ट होती है वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो सिंपली यार ये अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो बस यार इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो अनडिफाइंड यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यूज़ करके देखते हैं बिग इंट। तो इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ, बड़ी सी कोई भी वैल्यू दे देते हैं और लिखते हैं n आगे। और n लिखना ज़रूरी है जब भी आप बिग इंट का यूज़ करना चाहो। तो या तो आप n लिख सकते हो या फिर बिग इंट नाम का एक फंक्शन है, आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सेव करते हैं और इसका यहाँ पे आउटपुट देखें तो बिग इंट यहाँ पे हमको दिखा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सिया, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। और आज के शानदार वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे वेरिएबल्स काम करते हैं और कितने टाइप्स के यहाँ पे वेरिएबल के कीवर्ड्स हैं। और पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है। मान लो हमको एक ऐप बनानी है और ये ऐप होने वाली है कोर्स को बेचने के लिए, जैसे कि हम अपनी कक्षा की कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब इस ऐप के अंदर सबसे पहली चीज़, किसी भी ऐप में आप क्या देखते हो, एक लॉगिन सिस्टम होता है जिसमें आप जैसे ही अपना यूज़र नेम आईडी पासवर्ड डालोगे तो आप ऐप के अंदर एंटर कर लोगे। अब ऐप से यहाँ पे मेरा मतलब है कोई भी टाइप की ऐप, कोई वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है। हम वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम जितनी भी यहाँ पे वेबसाइट्स बनाते हैं उनको हम वेब एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वेब एप्लीकेशन के अंदर हम कुछ भी स्टोर करेंगे तो वो कहाँ करेंगे, कैसे हम स्टोर करते हैं। हम यार कोई हर बार नई फाइल नहीं बना सकते। उसके लिए
हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं जब भी हमको स्टोर करवाना हो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। कोड के अंदर हम वेरिएबल्स को लिख रहे होंगे। तो अब ये वेरिएबल्स होते क्या है? तो वेरिएबल्स एक डेटा कंटेनर की तरह मान सकते हो, एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम चीज़ें डाल रहे होंगे। अब ये किस टाइप की चीज़ें होंगी? तो उसके भी अलग-अलग प्रकार हैं। जैसे कि आप एक स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो। अब स्ट्रिंग क्या होता है वो अभी हम 1-2 मिनट में पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल्स के कीवर्ड्स कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेट, कॉन्स्ट और वार। ये 3 कीवर्ड्स हैं और ये तीनों का क्या पर्पस है और क्यों 3 कीवर्ड्स हैं, ये सब हम धीरे-धीरे जानेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट कीवर्ड से क्या होता है। बेसिकली लेट कीवर्ड से हम एक ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं। अब वेरिएबल कैसे बनाते हैं? तो बेसिकली हम लेट लिखेंगे सबसे पहले, जो कि एक कीवर्ड होता है वेरिएबल का। उसके बाद में हम हमारे हिसाब से एक वेरिएबल का नाम डिसाइड करके लिखेंगे, और फिर हम इक्वल टू साइन लगा के उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि उसके अंदर हमको स्टोर करवानी है। ठीक है? तो अब ये जो नाम है वो आपके इस डब्बे का नाम है। जब भी आपको डब्बे को ढूँढना हो तो आप उस नाम से उसको बुला सकते हो। ठीक है? और फिर उसके अंदर जो भी आपने स्टोर करवाया आप उसको देख सकते हो। ठीक है? तो फटाफट से आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेट माय नेम लिखा हुआ है। अब ये माय नेम जो है वो एक खाली एम्प्टी बॉक्स है, तरह आप समझ सकते हो, जिसके अंदर अभी हम कुछ स्टोर करवा सकते हैं लेकिन हमने करवाया नहीं है। तो ये एम्प्टी बॉक्स है, ये एक एम्प्टी वेरिएबल है। ठीक है? इसको हम कहेंगे कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर कुछ भी डालना चाहे तो उस चीज़ को हम कहेंगे इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। तो जब भी हम उस बॉक्स को यूज़ करके उसके अंदर कोई चीज़ स्टोर करवा रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हमने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लिया है, और फिर हमने जो भी वैल्यू लिखी है वो इसके अंदर चली गई। जैसे कि आप मान लो कि माय नेम हमने यहाँ पे लिखा है, तो हम उसको उस डब्बे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे नीचे एज लिखी है तो 37 हमने लिखा है, तो एक डब्बा है माय एज नाम का जिसके अंदर हमने 37 को स्टोर करवाया है। तो अब हम यार एक बार इन वेरिएबल्स को बना के देख लेते हैं, मतलब एक बार हम लिख के देखते हैं कि कैसे हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल रहा हूँ, मतलब हम कंसोल खोलते हैं और कंसोल के अंदर देखते हैं कि कैसे हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका जो साइज़ है उसको चेंज कर रहा हूँ, लेआउट भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, और फिर मैं थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है? ये काफ़ी हमने ज़ूम इन कर लिया। अब हम यहाँ पे क्लियर लिखते हैं, तो क्लियर से बेसिकली यहाँ हमारा कंसोल है वो खाली हो जाता है। ठीक है? हमने इसको खाली कर दिया। अब हम इसके अंदर, तो अब हम सबसे पहले ना एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और फिर हम उसको इनिशियलाइज़ करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए हम क्या लिखेंगे? लेट। अब आप कहोगे यार वहाँ पे तो 3 कीवर्ड्स थे, लेट, कॉन्स्ट, वार, तो हम क्यों खाली लेट को यूज़ कर रहे हैं? वार और कॉन्स्ट ने क्या गलती करी है? तो यार वार और कॉन्स्ट का पर्पस थोड़ा-सा अलग है, जो कि हम आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब ये जो लेट है, आप उसकी जगह वार को यूज़ कर सकते हो, लेकिन वार को हम कब यूज़ करते हैं और कब हम लेट को यूज़ करते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए आप मान लो कि हम हमेशा मोस्टली लेट का यूज़ करते हैं, और कभी-कभी हम वार का भी यूज़ करेंगे, और साथ में ये जो कॉन्स्ट है वो काफ़ी अलग पर्पस के लिए है, तो उसको भी हम अभी देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। अब इस लेट के आगे हम एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अब नाम बेसिकली उस बॉक्स का नाम है जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर करवाना चाहते हैं। तो इस बॉक्स का नाम मैं रख रहा हूँ नेम, ठीक है? और फिर हम सेमीकोलन लगा देते हैं जिससे हम इसको एंड कर रहे हो। तो ये स्टेटमेंट यहीं पे एंड हो गया है, और हमारा ये जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और फिर मैं इसके आगे कोई भी वैल्यू लिखूँगा। तो बेसिकली नेम वेरिएबल के अंदर आप क्या स्टोर करवाओगे? ऑब्वियसली यार नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई नेम स्टोर होने वाला है। तो हम इसके अंदर एक नाम स्टोर करवा देते हैं, और उसके बाद में हम जैसे ही एंटर दबाएँगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ गया, मतलब हमारा ये जो वेरिएबल नेम है उसके अंदर यश बोथरा नाम स्टोर हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम वेरिएबल के अंदर चीज़ें स्टोर कर रहे होते हैं। अब आप कहोगे कि खाली हम नाम ही स्टोर करवा सकते हैं, मतलब क्या स्ट्रिंग ही खाली स्टोर होती है? बाकी चीज़ें स्टोर नहीं होगी, नंबर स्टोर नहीं होते हैं? तो बेसिकली यार इसमें बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स होते हैं, और उनको हम डेटा टाइप्स कहेंगे, क्योंकि ये डेटा कंटेनर है तो इसके अंदर अलग-अलग डेटा टाइप्स स्टोर होते हैं। अब डेटा टाइप्स को हम अभी देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि कैसे हम इन वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि एक डब्बा है जिसके अंदर हम चीज़ें डाल रहे हैं, बट मान लो आपने कुछ चीज़ एक डब्बे के अंदर डाली, अब आप चाहते हो कि यार हम उस
पहले वाली चीज़ के साथ में या तो कोई और चीज़ डालना चाहते हैं या फिर उसको निकाल के कोई और चीज़ डालना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि हम उसको अपडेट कर रहे हैं, हम उसको चेंज कर रहे हैं, है ना? तो उसको कैसे चेंज किया जाता है, तो बेसिकली आप फिर से वो नाम लिखोगे और नाम के आगे जो भी वैल्यू है वो लिख दोगे। तो वेरिएबल आपने पहले ऑलरेडी डिक्लेयर करवा दिया जिसके अंदर आपने नाम स्टोर करवाया ये, और फिर आपने उसको चेंज करके कर दिया ये, ठीक है? तो एक बार इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने नाम स्टोर करवाया था यहाँ पे यश बोथरा। अब इसको मेरे को अपडेट करना है या फिर इसको मैं कहूँ चेंज करना है, तो कैसे करोगे? तो बेसिकली आपने वापस लिखा नेम और फिर आपने इक्वल टू साइन लगाया और फिर आपने इस स्ट्रिंग को बना के लिखा दूसरा वाला नाम, और जैसे ही आपने दूसरा नाम लिखा तो वो आपका पहला वाला नाम हट के ये जो दूसरा नाम है वो स्टोर हो जाएगा। तो अब आपका ये जो नाम है वो अपडेट हो चुका है, और अगर अब आप देखोगे कि कौन सा नाम इसके अंदर है, नेम वेरिएबल के अंदर बॉक्स को खोल के अगर आप देखना चाहो तो आप यहाँ पे लिखा नाम, और जैसे ही हमने नेम लिखा आप देख सकते हो अमन धतरवाल अपडेट हो चुका है। तो पहला वाला जो नाम था वो अब हट गया है, दूसरा वाला नाम अब उसके ऊपर अपडेट हो चुका है। तो हम एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं वेरिएबल्स को यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया 03 नाम का, और इसके अंदर index.html नामक एक फ़ाइल बनाई है और ये छोटा-सा कोड हमने यहाँ पे लिखा है। इसके अंदर हमको करना क्या है, सबसे पहले हम एक स्क्रिप्ट टैग खोलेंगे और उसके अंदर हम हमारा कोड लिख रहे होंगे, ठीक है? तो अब हम इसके अंदर तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। तो किस तरह से हम वेरिएबल्स का नाम डिक्लेयर करते हैं, कौन से कुछ-कुछ रूल्स होते हैं बेसिकली किस टाइप के वेरिएबल के नेम हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख रहा हूँ जिसमें हम लिख रहे हैं नेमिंग कन्वेंशन, और फिर हम इसके अंदर नीचे वेरिएबल बना के देख लेते हैं अलग-अलग नेमिंग कन्वेंशन के साथ में। तो सबसे पहला मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैमल केस के बारे में। तो कैमल केस बेसिकली कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो आप अपना वेरिएबल का कीवर्ड लिख दीजिए लेट, और उसके बाद में आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है? तो जैसे कि मान लो आपको फर्स्ट नेम लेना है किसी भी यूज़र का, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, और इसमें आप देखना फर्स्ट का एफ कैपिटल है और स्पेस तो बिल्कुल आती ही नहीं है किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर, तो हम स्पेस तो लगा नहीं सकते हैं। तो हम स्पेस की जगह क्या करेंगे, तो बेसिकली आप अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा ना उसको कैपिटल में लिखोगे, अपर केस में, ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आगे आता है नेम, तो मैंने उसको अपर केस कर लिया और फिर मैं इसके अंदर फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, ठीक है? और उसके बाद में हम लगा देते हैं सेमीकोलन। तो ये हो गया हमारा कैमल केस, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैमल केस, ठीक है? और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है पास्कल केस। तो पास्कल केस में बेसिकली फर्स्ट लेटर भी हमारा कैपिटल होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा लेट, उसके बाद में हम लेते हैं लास्ट नेम। तो लास्ट नेम का जो एल होगा वो कैपिटल है, सेकंड वर्ड है उसका एन कैपिटल है, तो लास्ट नेम हमने लिखा और ये हो गया हमारा पास्कल केस, ठीक है? उसके बाद में लास्ट आता है हमारा स्नेक केस। तो स्नेक केस के अंदर बेसिकली हम अंडरस्कोर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो फटाफट से हम एक और वेरिएबल बना देते हैं मिडल नेम। तो यहाँ पे मैंने लिखा मिडल, और मिडल के बाद में हम स्पेस देने की बजाय यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे और फिर हम लिखेंगे नेम। तो यहाँ पे आपका जो सेपरेटर है वो बेसिकली अंडरस्कोर है, ठीक है? फिर आपने इक्वल टू साइन लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया मिडल नेम, ठीक है? और फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिससे हम हमारे वेरिएबल्स का नाम रखते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कुछ रूल्स जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रूल्स लिखे हैं। तो सबसे पहले डूज़ की हम बात कर लेते हैं। तो लेट फर्स्ट नेम जो कि मैंने आपको बताया कैमल केस है, इसीलिए एकदम सही है, ठीक है? और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस होम, तो इसके अंदर आप देख सकते हो टू लिखा हुआ है। अगर हम अपने वेरिएबल के नेम के अंदर कोई भी नंबर को डालना चाहते हैं, तो आप यार स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते हो, हमेशा या तो आपको उसको इन बिटवीन डालना पड़ेगा या फिर आप लास्ट में डाल सकते हो, ठीक है? फिर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हो, सिवाय डॉलर साइन और अंडरस्कोर के आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है? फिर हम यहाँ पे बात करते हैं डोंट्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले अंडरस्कोर लगा रखा है जो कि एक अलाउड कैरेक्टर है, लेकिन साथ में इसके यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर भी है जो कि अलाउड नहीं है। तो आप नंबर इन बिटवीन लगा सकते हो, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर के साथ अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप साथ में नंबर नहीं लिख सकते हो, ठीक है? फिर जैसे कि मैंने कहा नंबर से आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और फिर आप कभी भी यार कोई वेरिएबल बनाओ तो सिंगल वर्ड का वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए, हम मतलब सिंगल अल्फ़ाबेट का हमको कोई भी वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए, हम मल्टीपल वर्ड्स का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है?
फिर यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में मैंने लिखा है लेट माय एज, जो कि कैपिटल लेटर्स के अंदर है। तो बेसिकली यार जब भी आप वेरिएबल बनाओ तो उसको किसी भी केस के अंदर रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया नेमिंग कन्वेंशन होते हैं, तो आप उसके अंदर रखना सारे कैपिटल लेटर्स। सिर्फ हम तब कर रहे होते हैं जब हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, जो कि हम अभी आने वाले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये थे कुछ रूल्स जो कि हमको हमेशा ध्यान रखने होंगे जब भी हम वेरिएबल्स के नेम रखते हैं, ठीक है? और इसके बाद में कुछ और चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको अलग-अलग नेमिंग कन्वेंशंस बताए हैं, तो इसके अंदर आपको साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि हम हमेशा कैमल केस का यूज़ कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली यार अलग-अलग लैंग्वेजेस के अंदर अलग-अलग टाइप के नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैमल केस जो कि लोअर वाला है उसको हम फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? और एक बात और ध्यान रखना यार, जब भी आप वेरिएबल का नाम बनाते हैं ना, तो उसको हमेशा कोई ऐसा नाम देना जिसका कोई मतलब हो। जैसे कि आप किसी में नेम स्टोर करवा रहे हो वेरिएबल के अंदर, तो उसका नाम आपने दिया फर्स्ट नेम, तो उससे पता चल रहा है कि हम उसके अंदर फर्स्ट नेम डालने वाले हैं, ठीक है? उसी तरह से हम प्राइस अगर किसी वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं तो हम उसका नाम रख रहे हैं प्राइस, ठीक है? तो हर वेरिएबल का एक नाम है और उससे ही उसका मतलब पता चल रहा है, ताकि कोई भी अलग डेवलपर आके उस कोड को अगर पढ़ेगा तो उसको आराम से समझ में आ जाए कि हाँ भाई, इस वेरिएबल का ये मतलब है, मतलब इसके अंदर कुछ इस टाइप से स्टोर हो रहा है। साथ में यार वेरिएबल सारे केस सेंसिटिव होते हैं, तो अगर आपने कोई वेरिएबल कैपिटल लेटर के अंदर बनाया या फिर कोई भी एक लेटर चेंज कर दिया, तो बेसिकली वो पूरा वेरिएबल अलग हो जाएगा। फिर यार इन वेरिएबल्स के अंदर हम कभी भी कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लेट फंक्शन, जो कि एक कीवर्ड है, और कीवर्ड कभी भी आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हो। और भी अलग-अलग बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे लेट खुद एक कीवर्ड है, तो आप लेट नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं रख सकते हो। फिर आते हैं यार अलग-अलग टाइप के डेटा टाइप्स जो कि हम इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। अब वेरिएबल्स के अलग-अलग डेटा टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि आप नंबर्स स्टोर करवा सकते हो, स्ट्रिंग्स स्टोर करवा सकते हो, बूलियन स्टोर करवा सकते हो। और स्ट्रिंग और नंबर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली यार नंबर तो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा माय एज इज इक्वल टू मैंने 17 लिखा है और 17 एक नंबर है, ठीक है ना? उसी तरह से आप स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हो, तो स्ट्रिंग का मतलब होता है बेसिकली कोई भी टेक्स्ट जो कि हम सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग। फिर आती है यार बूलियन वैल्यूज, तो बेसिकली आप ट्रू या फॉल्स कभी भी स्टोर करवाओ, या फिर कोई ऐसी चीज़ स्टोर करवा रहे हो जिसमें आप ग्रेटर या लेस देन पूछ रहे हो, तो बेसिकली उसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू और फॉल्स के अंदर दिख रही होगी, ठीक है ना? इन सारी चीज़ों को आप आने वाले वीडियोस में जब यूज़ करेंगे हम, तो एक्सपीरियंस के साथ में आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब और भी बहुत अलग-अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि एरेज़, ऑब्जेक्ट्स, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड टॉपिक हैं, हम इस वीडियो के अंदर इसको नहीं पढ़ रहे हैं। फिर आते हैं यार कांस्टेंट्स, तो बेसिकली यार इन वेरिएबल्स के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज भी होती है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि लेट के साथ में एक कॉन्स्ट नाम का भी कीवर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो कॉन्स्ट कीवर्ड से क्या होता है, तो एक ऐसी टाइप की वेरिएबल बन जाएगी जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हो, तो उस वेरिएबल को बाद में आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको एक ऐसी वैल्यू उसमें देनी है जो कि आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। अब इसका यूज़ क्या है, तो बेसिकली यार कभी-कभी क्या होता है ना, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम कुछ ऐसी वैल्यूज़ स्टोर करवाते हैं जो कि हम ना तो खुद चाहेंगे कि बाद में चेंज करें, या फिर कोई और भी आके उसको चेंज कभी नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम वहाँ पे कॉन्स्ट की वैल्यू रखते हैं, और कॉन्स्ट के जितने भी यार नेम होते हैं उनको हम मोस्टली कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ताकि पता चले कि यार ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये चीज़ यार ऑप्शनल है, लेकिन आप नाम कैसा भी रख सकते हो। जैसे कि यार यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू बना रहे हैं और उसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं प्राइस। तो हमारी ये जो प्राइस है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी और कोई भी आकर इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो कांस्टेंट के बाद में हम यार कुछ डेटा टाइप्स है ना, उनको भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो स्ट्रिंग के अंदर हमने कोर्स नेम डाला है, और कोर्स नेम के अंदर हम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं जावा डीएस एल्गो कोर्स, ठीक है? और उसके बाद में मैं यहाँ पे दूसरा डेटा टाइप आपको यूज़ करके बताता हूँ। तो दूसरा है हमारा नंबर, तो इसके अंदर बेसिकली हम कार्ड का नंबर डाल रहे हैं, और कार्ड का नंबर बेसिकली इसलिए डाल रहा हूँ मैं क्योंकि हम यहाँ पे एक पेमेंट फॉर्म बना रहे हैं ना, तो इसमें मैंने कोर्स का नाम डाल दिया, प्राइस डाल दिया और कार्ड नंबर भी डाल दिया। तो अब क्या बचा, बेसिकली पेमेंट स्टेटस कैसा है हमारा, तो उसके लिए हम एक बूलियन वैल्यू बना सकते हैं। तो बूलियन वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली इसके अंदर आप ये बताओगे कि जो हमारा पेमेंट है वो हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है इस पेड नाम का, और उसके अंदर मैं ट्रू वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है यार डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो बेसिकली इसमें हमने खाली वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, हमने इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली है। इसके अंदर हम वैल्यू अभी डालेंगे, मतलब हम यूज़र से एक वैल्यू लेकर डालेंगे।
तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हम प्रॉम्प्ट नाम के इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, हमको जब इनपुट डायरेक्टली यूज़र से लेना होता है तो। और भी बहुत मतलब अनगिनत तरीके हैं यूज़र से इनपुट लेने के, बट हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। और इसके अंदर मैं मोड ऑफ पेमेंट पूछ रहा हूँ यूज़र से, तो यूज़र यहाँ पे हमको बता रहा होगा कि हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, और उस हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो हमारे आउटपुट में दिखेगी। तो फ्रेंड्स एक बार आउटपुट भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है अलर्ट, और उसके अंदर सबसे पहले मैंने फर्स्ट नेम डाला है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपका ये जो फर्स्ट नेम है वो दिख जाएगा, और उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे सक्सेसफुली बॉट कोर्स नेम। तो बेसिकली जो भी हमारा कोर्स का नाम होगा वो दिखेगा, जो कि यहाँ पे जावा डीएसएल को कोर्स है। और उसके बाद में यूजिंग मोड ऑफ पेमेंट, मतलब जो भी आप मोड ऑफ पेमेंट यूज़र टाइप करेगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब इसको सेव करते हैं और एक बार गो लाइव पे क्लिक करके देखते हैं कि कैसा इसका आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोड ऑफ पेमेंट हमारा मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिट कार्ड, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देखना यार यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो हमको दिख रहा है, यश सक्सेसफुली बॉट जावा डीएसएल को यूजिंग क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम बन गया जिसमें हमने पेमेंट फॉर्म बनाया है और यूजर से इनपुट लिया है। बस यार कुछ इस तरीके से हम अलग अलग डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं, कैसे हम कांस्टेंट बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे, एंड आई विल श्योरली कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज, दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल के अंदर सारे ऑपरेटर्स जितने भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, अरिथमेटिक, बिटवाइज, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं ये ऑपरेटर्स होते क्या है। तो बेसिकली जब भी हम कोई ऑपरेशन कर रहे होंगे अलग अलग टाइप के, जैसे कि आप मान सकते हो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, तो ये सारे जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए हम कोई सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं जब भी हमको सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार साइन का यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी हमारे सिंबल्स हैं ये एक ऑपरेटर है। और इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के ऑपरेटर्स होंगे जिनका हम यूज़ करेंगे। और हम सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। तो यहाँ पे तीन चीज़ों का यूज़ हो रहा होगा। फर्स्ट आपकी जो वैल्यू होगी वो आएगी, जैसे कि आपका कोई वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई वैल्यू हो सकती है। और उसके बाद में आपका ये ऑपरेटर आएगा, और इस वैल्यू को हम ऑपरेंड कहते हैं, और ऑपरेटर को हम ऑपरेटर ही कहेंगे। और फिर लास्ट में फिर से एक ऑपरेंड, यानी कोई वैल्यू या फिर कोई वेरिएबल। ओके, ये हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेटर का सिंटैक्स। फिर आता है यूनरी ऑपरेटर। तो इसके अंदर एक सिंगल ऑपरेंड होगा और उससे पहले ऑपरेटर होगा। तो स्टार्ट होगा ये ऑपरेटर से और एंड होगा ये ऑपरेंड पे, या फिर आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। ये हो गया यूनरी ऑपरेटर। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला ऑपरेटर हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो लेफ्ट साइड में हमारा ऑपरेंड होने वाला है उसके अंदर सारी जो टोटल वैल्यू है वो जाने वाली है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ असाइन यहाँ पे होने वाला है लेफ्ट वाली वैल्यू या फिर वेरिएबल आप कह सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा होगा इक्वल साइन का ऑपरेटर। तो इक्वल साइन से आप क्या समझते हो? आपने लेफ्ट साइड में लिखा है x, जो कि एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे मैं सिंटैक्स की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में जो x देख रहे हो जो कि वेरिएबल है वो एक ऑपरेंड है अभी के लिए, है ना। और फिर हमने इक्वल टू साइन लगाया जो कि एक ऑपरेटर है, और राइट साइड में हमने y लिखा है जो कि अगेन एक ऑपरेंड है। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर। अब यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन का यूज़ करने वाले हैं, नाम है इसका क्यो का। तो फटाफट से इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और इसकी मदद से क्या होने वाला है, तो बेसिकली जैसे जैसे हम कोड लिख रहे होंगे उसका आउटपुट आपको उसी के आगे यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये जादू होगा kyoka.js इस नाम के एक्सटेंशन की मदद से। तो मैंने इंस्टॉल इसे कर दिया है। अब बंद करते हैं इसे। अब इसे को यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे आप ऊपर व्यू पे जाइए और कमांड पैलेट को खोल दीजिए। कमांड पैलेट विंडोज़ में कैसे खुलता है, सिमिलरली आपको व्यू में ही जाना है, और वहाँ पे आपको शॉर्टकट भी दिख रहा होगा तो उसका आप यूज़ कर लीजिए। मैक के अंदर इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कमांड पी। तो मैं दबाता हूँ शिफ्ट कमांड पी, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्यो का। और जैसे मैं क्यो का लिखूंगा यहाँ पे आपको बहुत सारे कमांड्स दिख जाएंगे। तो हमको एक नई जावास्क्रिप्ट फाइल बनानी है, तो ये आप इस पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो ये उसका भी शॉर्टकट है कमांड के जे। तो मैं इसका यूज़ करता हूँ, तो कमांड के और जे। ठीक है, और यहाँ पे हमारी नई फाइल खुल चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ
और इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल का नाम हम रख रहे हैं x और वैल्यू मैंने दी है इसको 52। अब इसका हम मॉड्यूलर निकाल के देखेंगे तो एक और वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम है y और हमने वैल्यू में डाला है 10। ठीक है, अब इस x को हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करके मॉड्यूलर लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया परसेंटेज साइन, या फिर आप इसको रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर भी कह सकते हो, है ना। फिर हमने लिखा y और नीचे जाके इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो अब यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हो 2 आ रही है। तो इसने किया क्या, इसने बेसिकली डिवाइड किया 52 को 10 के साथ में, और जो रिमाइंडर बचता है वो इसने x को दे दिया जो कि हमारा वेरिएबल है। और अब इस x के अंदर जो वैल्यू बची है वो है 2। तो कुछ इस प्रकार से हमारा रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं एक फिर से नया वेरिएबल बनाता हूँ, नाम मैं रख रहा हूँ इस बार a, और वैल्यू हम डालते हैं इसके अंदर 10। फिर हम नेक्स्ट वेरिएबल असाइन करते हैं जिसका नाम रखते हैं हम b, और इसकी वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे 2। तो बेसिकली हम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर के अंदर 2 स्टार का यूज़ करेंगे, और राइट साइड में हम हमारा ऑपरेंड रखेंगे और लेफ्ट साइड में हम जो भी हमको जिसकी भी वेरिएबल के अंदर असाइन करना है वो वैल्यू लिख रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने फिर से यहाँ पे लिखा a और इज इक्वल टू हम यहाँ पे लगा देते हैं a और स्टार स्टार हम यूज़ करते हैं फिर b। इससे होगा क्या, इससे बेसिकली 10 टू द पावर 2 जो कि b है वो निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं और लिखते हैं a, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 टू द पावर विच इज़ 100, तो उसका आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर के बाद में और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, है ना। तो उन सारे ऑपरेटर्स को आप मोज़िला के डॉक्स में जाके पढ़ सकते हो। अब क्योंकि ये सारे ऑपरेटर्स डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही कम काम में आने वाले हैं, और काम में आएंगे भी तो मैं आपको आगे आने वाले किसी भी वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसीलिए उसको हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो इनका यूज़ तब आता है जब हम किसी दो वैल्यू को या दो से ज़्यादा के वैल्यूज़ को बेसिकली हम कंपेयर कर रहे होंगे एक दूसरे से, तो बदले में वो हमको बताएंगे कि क्या ये चीज़ मतलब अगर हमने कंपेयर करी है तो वो सही है, इक्वल हो रही है या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैं ऑपरेटर आपको बता रहा हूँ इक्वल साइन का। तो डबल इक्वल साइन का हम यूज़ करते हैं जब भी हमको दो चीज़ मैच करवानी है कि वो इक्वल है या नहीं है। अब इसमें दो इक्वल टू साइन होते हैं, एक तो मतलब दो ऑपरेटर्स है, एक इक्वल और एक स्ट्रिक्ट इक्वल। तो स्ट्रिक्ट इक्वल में और इक्वल में क्या फ़र्क है अभी समझाता हूँ आपको। पहले हम खाली इक्वल का यूज़ करके देख लेते हैं। अब चलिए एक बार इसको यूज़ करके देख लेते हैं। और सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर हम 3 इज इक्वल टू 3 लिखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमने यूज़ किया है, ये वाली जो डबल इक्वल साइन है वो एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। ओके, अब इसको मैंने क्लोज किया और अब इस x की वैल्यू क्या आएगी, तो एक बूलियन वैल्यू इसके अंदर असाइन हो गई है। और वो बूलियन वैल्यू क्या है, तो x लिखते हैं, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे बूलियन वैल्यू की जो अंदर वैल्यू है x वेरिएबल के अंदर वो है ट्रू। क्यों, क्योंकि 3 इज़ इक्वल टू 3, है ना। अब यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर एक्सप्लेन कर लेता हूँ जो कि है स्ट्रिक्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पे अगर मैं इस नंबर को एक स्ट्रिंग से भी कंपेयर करूँ जो कि 3 लिखा हुआ है, तो भी उसकी जो वैल्यू है वो ट्रू आ रही है। लेकिन अगर मैं इधर एक इक्वल टू साइन और डाल देता हूँ तो आप देख सकते हो यार वैल्यू बदल के फॉल्स हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो बेसिकली अगर हम इस 3 को इस 3 से इक्वल करें तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है तो वो चीज़ इक्वल नहीं होती है। और यही फ़र्क होता है ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल के अंदर, कि डबल इक्वल स्ट्रिंग और नंबर्स में फ़र्क नहीं देखता है, जबकि स्ट्रिक्ट इक्वल वाले साइन के अंदर हम स्ट्रिक्टली चेक कर रहे होंगे कि डेटा टाइप कौन सा है और साथ में उसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम इनका यूज़ कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो कि है नॉट इक्वल साइन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा होगा, बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि दो वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो वो ट्रू करेगा, अगर इक्वल होती है तो वो फॉल्स जनरेट कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 और ये 3 इक्वल है अगर हम स्ट्रिक्टली वैल्यूज़ को चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नॉट इक्वल करता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये चीज़ इक्वल है। समझ रहे हो, हल्का सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है पहली बार में, बट आप सोच के देखो कि या अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो वो फॉल्स जनरेट करेगा, और अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, अगर मैं इसमें 4 लिख देता हूँ तो ये ट्रू जनरेट कर लेगा। ठीक है,
तो इसके अंदर भी स्ट्रिक्ट वाली चीज़ आ रही होगी। अगर मैं एक और इक्वल टू साइन लगा देता हूँ तो अब क्योंकि इन दोनों के डेटा टाइप्स अलग है तो ये इक्वल नहीं है, मतलब हमारा जो वैल्यू है वो ट्रू हो रहा है। ठीक है, अब इसी की जगह अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो हमारी ये जो दोनों वैल्यूज़ है वो ट्रू हो चुकी है, उस कारण से इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सिंपली यार अगर आप इसको चेक करोगे क्या ये 3 ग्रेटर है इससे, तो ऑब्वियसली यार नहीं है, तो फॉल्स आएगा। अब अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दोगे तो क्योंकि हमने इक्वल टू भी साथ में लगाया है और ये इक्वल है इसलिए ट्रू आ रहा है, समझ गए हो। और इधर ही आप लेस देन भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हमने लेस देन और इक्वल टू डाला है और यहाँ पे इक्वल भी है इसलिए हमारा ट्रू आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। अब अगर मैं इधर 5 लिख दूँ और इसको हटा दूँ तो आप देख सकते हो क्योंकि 3 लेस है इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूँ, अब क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है यार ये सारी चीज़ें, मतलब मैथ्स की है ना। तो आपको ये सब आसानी से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने रिमाइंडर आपको बता दिया है जिसमें हम मॉड्यूलो साइन का यूज़ कर रहे थे। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट। तो चलिए एक बार उसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इसके अंदर हमने वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और रख देता हूँ 7। तो वेरिएबल x की हमने वैल्यू डिक्लेयर करी है 7। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ x प्लस प्लस जो कि एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो इससे हमारी जो वैल्यू है 7 वो एक इंक्रीज़ होके 8 हो चुकी है। ठीक है, और इसको मैं आगे की साइड भी लगा सकता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे इसको यूज़ करो तो भी इसका आउटपुट जो है वो सेम ही आएगा। और इसी प्रकार से अगर हम माइनस माइनस करें तो भी चलता है और यहाँ पे भी माइनस माइनस करें तो भी चलता है, सारी चीज़ें एक ही है। ठीक है, अब फिर आता है यूनरी प्लस और माइनस। तो उसका भी एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने x लिखा है, इसके अंदर अगर हम माइनस x डाल दें तो वैल्यू माइनस में आ रही है ना। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे अगर प्लस लिखते हैं तो आप देख सकते हो यार इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो चुका है। तो ये हमने यूनरी ऑपरेटर की मदद से किया है। तो बेसिकली यार क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक स्मार्ट लैंग्वेज है तो जैसे ही मैंने 7 को इंक्रीमेंट किया तो उसने कहा चलो भाई ठीक है अब 7 इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नंबर के अंदर। और यहाँ पे हमने यूनरी ऑपरेटर की मदद से प्लस लगाया था, तो इस वजह से ये हमारा जो वैल्यू है वो +7 आ चुकी है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये नंबर में कन्वर्ट हो गया इसका डेटा टाइप। अब इसकी मदद से हम एक और चीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यार यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू हटा के दे रहा हूँ ट्रू, और अब जैसे ही मैंने इसको +x किया है तो इस ट्रू को इसने कन्वर्ट कर दिया फिर से नंबर में, जो कि एक बूलियन वैल्यू थी। तो इस बूलियन को इसने कन्वर्ट कर दिया नंबर में, और नंबर में इसका आउटपुट अब 1 आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रू 1 होता है और जो फॉल्स है वो 0 होता है। और इसको हम रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे होते हैं ट्रू और फॉल्स से। बट जैसे ही अगर मैंने प्लस साइन का यूज़ किया तो इसने फिर से कन्वर्ट कर दिया इसको नंबर में। अब नेक्स्ट है स्ट्रिंग ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर के अंदर हम बेसिकली प्लस साइन का ही यूज़ कर सकते हैं और उससे हम कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है बट आपको अच्छे से एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा नमस्ते और एक और स्ट्रिंग हम बना देते हैं जो कि मैं इसी के आगे बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने लिखा वर्ल्ड। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं यहाँ पे x के अंदर आउटपुट चाहता हूँ नमस्ते और वर्ल्ड दोनों आ जाए। तो हम करेंगे x + y। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नमस्ते वर्ल्ड आ गया, लेकिन बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ इसको। तो अब आप देख सकते हो नमस्ते वर्ल्ड जो हमारा आउटपुट है वो कंकैटिनेट होके दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से हम वेरिएबल्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग वाली। ठीक है, अब बचते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, जिनको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे क्योंकि अभी तक हमने कंट्रोल फ्लो नहीं देखा है। तो सबसे पहले हम कंट्रोल फ्लो देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको उसी के साथ में बता दूंगा कि क्या होते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। तो बस यार इस वीडियो में हमने अच्छे से ऑपरेटर्स आपको समझा दिए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।